हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक ये जान लिया था कि फ्रांस में क्रांति हुई थी और बेसाइल प्रिजन के बाहर कुछ लोग पहुंच गए थे आक्रोश में, गुस्से में। और क्योंकि वो सिंबॉलिज्म हुआ करता था फ्रांस के राजा का, और आप में से सभी लोगों ने जो भी लाइव लेक्चर्स में थे या जिन्होंने यूट्यूब पे चैनल देखा, ये यूट्यूब पे जो वीडियो देखी, उन्होंने सही आंसर करा कि फ्रांस के राजा का नाम मैंने आपसे पूछा था, उसका नाम था लुई 16, है ना। तो वो बेसेल प्रिजन जो था, इनके खानदान का एक सिंबॉलिज्म था, किस चीज का? पावर का सिंबल था, पावर का। और लोगों ने क्यों गुस्सा करा था, क्यों तहस नहस करा था, सब कुछ क्योंकि ब्रेड के प्राइसेस जो है वो हाइक हो रहे थे। लेकिन इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि रोटी की कीमतें, ब्रेड की कीमतें बढ़ रही हैं और इसलिए फ्रांस में क्रांति हो गई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से। हमें सबसे पहले लुई 16 और इसके द्वारा चलाया गया जो प्रशासन था, जो सरकार थी, उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा फ्रांस में क्रांति को समझने के लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने के लिए। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं फ्रांस का समाज था कैसा, सामाजिक व्यवस्था थी कैसी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। इसके बारे में इस लेक्चर में जानते हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 1774 की बात है दोस्तों। लुई 16 जो था, अब ये आप कहोगे सर 16 क्यों? देखो, यूरोपियन देशों के अंदर, और इनफैक्ट अगर आप एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करते हो तो आपको बहुत बार जो राजाओं के नाम है वो ऐसे सुनने को मिलते हैं, है ना। चंद्रगुप्त पहला, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, यानी कि सेकंड, गुप्ता एम्पायर वगैरह जब आप पढ़ते हो, या फिर बहुत से ऐसे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के राजाओं के बारे में जब पढ़ते हो तो आप उनके नाम ऐसे ही समझते हो कि ये पहला, ये दूसरा, फिर उसके दादाजी का जो नाम था वो ऐसा 4 था, फिर उसका जो परपोता था उसका नाम 6 था। फ्रांस के अंदर ये वाली परंपरा, या यूरोपियन देशों के अंदर ये वाली परंपरा और भी ज़्यादा जो है, आप ये कह सकते हो कि यूनिवर्सल तरीके से चलती थी। एक टाइम की बात है जहां पर मोनार्की हुआ करती थी जिन जिन देशों के अंदर, ऑलमोस्ट हर देश के अंदर वैसे तो मोनार्की थी यूरोपियन देशों के अंदर। लेकिन जहां जहां पर मोनार्की विटनेस करी गई है यूरोपियन देशों के अंदर, वहां पर अब एक ही पीढ़ी के लोग जो हैं वो राजा रानी बनते रहेंगे। तो लुई ये जो 16 है, यानी कि इससे पहले लुई 1 to 15 भी रह चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा है। इसके खानदान के दादा, परदादा, उनके परदादा, उनके परदादा, ऐसी परंपरा चली आती थी। और ये लोग नाम जो है एक ही नाम रखते थे और नंबर चेंज कर देते थे। यस, जैसा कि घरों में होता है, ओरिजिनल नाम कोई और हुआ करते थे, लेकिन ये जो यूज करे जाते हैं, जो हमें किताबों में पढ़ाए जाते हैं, ये टाइटुलर नेम हुआ करते थे, जिससे वो जनता को ये बता सके कि पहले जो थे मेरे पापा थे वो लुई 15 थे, दादाजी लुई 14 थे और मैं हूं लुई 16, मेरा बच्चा जो होगा वो लुई 17। ऐसे करके ये परंपरा चलती थी, ठीक है। तो खैर, हम यहां पर फ्रांस की बात करते हैं, बाकी यूरोपियन देशों को छोड़ते हैं जरा फिलहाल के लिए। फ्रांस के अंदर जो राजाओं का नाम था, इनकी जो खानदानी परंपरा के अनुसार जो चलता था नाम, वो था लुई। और इस टाइम पर जब फ्रांस के अंदर क्रांति जो हुई और जिसने पूरा का पूरा भट्टा बिठाया, जिसकी वजह से लोग अभी तक, जिन्होंने वो ठोस कदम नहीं उठाया था सड़कों पे आने का, और इसके कार्यकाल में वो कदम उठाया गया, उस टाइम पर राजा का नाम था लुई 16। इनका जो परिवार था वो परिवार था बर्बन का परिवार, फैमिली का नाम था बर्बन फैमिली, ठीक है। तो उनके राजा एक के बाद एक जो थे वो तख्त पर बैठते थे, उनकी तख्त पोशी होती थी। और 1774 में लुई 16 जो है बर्बन फैमिली का, वो तख्त पर बैठता है, इसकी तख्त पोशी होती है। अब फ्रांस का पूरा कारोबार, भागदौड़, बीइंग अ राजा, सब इसको संभालना है। अब फ्रांस का फ्यूचर इसके हाथ में है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे अगर आपके पापा टॉप बिजनेसमैन है, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके पास पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी आप बहुत ज़्यादा खानदानी रिच हो, लेकिन एक पीढ़ी
कोई गलत पीढ़ी, कोई गलत इंसान जिसके हाथों में पूरा का पूरा अगर एम्पायर आ जाए तो पैसे और जो लाइफस्टाइल होता है उसके पैर के नीचे भी पहिए लगे होते हैं, गलत आदमी के हाथ में आते ही वो खिसक जाते हैं। सेम इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये मात्र 20 साल का था, इसकी शादी होती है। ऑस्ट्रिया नाम का जो देश था जिसके बारे में आप वर्ल्ड वॉर वन वगैरह के बारे में, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर पढ़ते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, आई एम टॉकिंग अबाउट एन यूरोपियन कंट्री नोन एज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से लुई 16 की शादी होती है। ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठता है, जब इसकी तख्तपोशी होती है, इसने देखा यार देश को चलाने के लिए तो साला पैसा ही नहीं है, तिजोरियां खाली पड़ी हुई हैं, क्या करें। अगर हम लुई 16 के दृष्टिकोण से देखें, जब इसने रिव्यू करना स्टार्ट करा, मेरे बाप दादा ऐसा क्या कर गए फ्रांस के अंदर कि जब मैं गद्दी पर बैठा हुआ हूं तब देश को चलाने के लिए पैसे ही नहीं रह गया। ऐसा क्या हो गया? तो थोड़ा सा फ्रांस के इतिहास को समझते हैं कि फ्रांस ने, राजा कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, फ्रांस में जो भी राजा बैठे, प्रशासन, सरकार जो भी चली इनके द्वारा, इन्होंने इतना कीमती पैसा और इतना ज्यादा अमाउंट में जो पैसा था वो कहां लूज कर दिया, ऐसा क्या कर दिया इसके पूर्वजों ने। नंबर 1 पॉइंट, फ्रांस काफी लंबे सालों तक युद्ध लड़ता रहा था बहुत सारे देशों से। वो काफी सारे युद्ध जीता, जिसकी वजह से लुई 16 की दादा परदादाओं की, बाप दादाओं की वाहवाही हुई। लेकिन उस युद्ध लड़ने में बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस ड्रेन हो गए। और यह चीज मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि युद्ध में कितना खर्चा हो सकता है, इसका हालांकि अनुमान तो कोई नहीं लगा सकता, या इसका कोई किसी भी युद्ध के अंदर बजट तो कोई तय नहीं कर सकता। लेकिन फ्रांस ने दूसरे देशों को हराने के लिए और अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए रज कर जम कर पैसा खर्च कर वॉर को फाइनेंस करने के लिए, आर्मी पर, उनके फूड स्टफ पर, उनके मिलिट्री स्टफ पर बहुत पैसा खर्च करा। सिर्फ यही नहीं, जो लुईस का या बर्बन फैमिली के राजा महाराजाओं का जो पैलेस था वो था पैलेस ऑफ वर्सलिस। अब वर्सलिस के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन अगर आपने इसका नाम सुना है तो मैं आपको हिंट दे देता हूं। वर्ल्ड वॉर वन के बाद आप लोगों ने अक्सर एक ट्रीटी का नाम सुना होगा, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। सुना है? आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है, इस लेक्चर का आपका पहला होमवर्क, कि यह ट्रीटी ऑफ वर्सलिस कौन सी कंट्री के लिए ह्यूमिलेटिंग थी और इसके अंदर मात्र कितने पॉइंट थे। मतलब जो हर एक ट्रीटी के अंदर पॉइंट होते हैं ना, नंबर 1 2 3 4 करके, तो आपका यह होमवर्क है कि आपको दो चीजें बतानी है। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस कौन सी कंट्री के ऊपर लगाई गई थी, कौन सी कंट्री के लिए वो ह्यूमिलेटिंग थी, और उस ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के अंदर कितने पॉइंट्स थे। ठीक है, अब क्या होता था, जो इनका पैलेस था वर्सलिस का, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट आती थी, बहुत ज्यादा लागत आती थी। क्यों आती थी भाई? आप कहोगे सर राजा महाराजाओं का पैलेस था तो कॉस्ट तो लाजमी है। ठीक है भाई, मान ली आपकी बात, लेकिन इनका कोर्ट नॉर्मल कोर्ट नहीं था जैसे आप इतिहास के पन्नों में देखते हो। देयर कोर्ट एंड देयर पैलेस वॉज फुल ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल। अब आप कहोगे सर ये अंग्रेजी टर्म क्या होता है एक्स्ट्रावेगेंट? एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा खर्चा करना, अनावश्यक खर्च करना। जहां पर जरूरत है खर्च करने की 20 रुपए, और वहां पर जब आप खर्च कर रहे हो 20,000 रुपए। यस, यू हर्ड मी राइट। फ्रांस के अंदर अगर मैं एक आपको अनुमान देना चाहूं, जहां खर्चा 20 रुपए का होना चाहिए था किसी भी चीज को मेंटेन करते हुए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए, ये लग्जरी आइटम को खरीदते हुए, ये झूमर लगा रहे हैं, ये पिलर बना रहे हैं, चित्र बनवा रहे हैं दीवारों पर,
ये कोर्ट में गार्डन है पूरा का पूरा इनके, उसको जहां पर 20 रुपए लागत आनी चाहिए किसी चीज के खर्चे में, ये 20,000 रुपए खर्च करते थे। अब ये तो सिर्फ एक पैलेस की फोटो है यहां पर जो आपको स्क्रीन के अंदर दिख रही है। डू यू वांट सी कि पैलेस ऑफ वर्सिलीज दिखता कैसा था, क्या उसका एरिया था, जोग्राफिकल एरिया, और ये रहते कहां पर थे? तो आप अगला पेज देखो जरा इसका, आप ये देखो मयूर, ये तो सिर्फ एक अंदर का पार्ट है, ये तो सिर्फ एक अंदर का हॉल है। जस्ट सी द जोग्राफिकल एरिया, ये तो सिर्फ एक जगह है छोटी सी, यहां गार्डन पैलेस, जूम इन करके दिखाता हूं जरा एक बार जरा, ये देखो, ये इनकी लाइफस्टाइल थी। अब इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। और ऊपर से कॉस्ट तो चलो आ रही है, नॉर्मल मेंटेन नहीं करना है इनको, इनको एक्स्ट्रा वेकेंट फिजूल खर्ची करनी है बहुत ज्यादा, जो इसके बाप दादाओं ने करी थी। अब हम लुई 16 का यहां पर पूरी तरीके से इल्जाम तो नहीं लगा सकते, क्योंकि जब ये तख्त पर बैठा पूरी तिजोरी तो खाली है। ठीक है, कोई डाउट पूछ रहा है आप में से कोई, किसी को कोई डाउट है? हाँ अंजलि बताओ, कोई डाउट है क्या? अच्छा गलती से प्रेस हो गया होगा, ठीक है कोई नहीं। अंडर लुई 16, जब लुई 16 का कार्यकाल चल रहा था, फ्रांस ने क्या करा था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, फ्रांस को शौक था अपनी वाहवाहियां बटोरने का। इस राजा ने क्या करा, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, राइट, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, एक आपने अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में भी सुना होगा। अमेरिका की आजादी किससे मिली थी? ब्रिटेन से। आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी, हम लोग कैजुअली या यूजुअली कह तो देते हैं अमेरिका, बट एक्चुअली उसका नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो दोस्तों, एक चीज आपने लक्ष्मीकांत के अंदर गौर फरमाई होगी, मेरे लेक्चर्स में आपने सुना होगा, किताब में आपने पढ़ा होगा, कि जिस प्रकार से अमेरिकन स्टेट्स ने साथ में आके एक पूरा का पूरा फेडरेशन बनाया था, एंड दैट फेडरेशन केम थ्रू एन एग्रीमेंट, भारत के अंदर सारे के सारे राज्य एक कॉमन एग्रीमेंट को साइन करके किसी समझौते की वजह से नहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारा जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 1 to 4 है, वो बहुत टफ बना देते हैं किसी भी राज्य के लिए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये चीज कि वो राज्य भारत से सेपरेट होकर एक सेपरेट कंट्री बना ले। राइट, रिकॉल कर पा रहे हो इस चीज को? मैंने लक्ष्मीकांत के अंदर काफी ज्यादा एम्फसाइज करके इस चीज को पढ़ाया हुआ है आपको, है ना। अब क्या होता है, आज के समय में अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 है। अच्छा एक पॉलिटी की चीज पूछता हूं यहां पर आपसे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका होमवर्क है दूसरा। अमेरिका के अपर हाउस का नाम क्या है? अमेरिका के लेजिस्लेचर में अपर हाउस का नाम क्या है? और यहां पर क्योंकि 50 राज्य हैं, तो उसके अपर हाउस में हर एक राज्य से कितने मेंबर्स होते हैं, तो यानी कि उसके अपर हाउस में टोटल कितने मेंबर्स हैं? ये आपका दूसरा होमवर्क है जो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अंडर लुई 16 फ्रांस ने मदद करी थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज की। और कॉलोनीज कौन होती हैं? जो कि बंदी होती है किसी देश के अंदर। और किसने इनको बंदी बना रखा था? ब्रिटेन ने। यानी कि 13 छोटे छोटे करके, कोई मान लो कि आप रीजन्स थे, इन्होंने समझौता करा कि हम सबको ब्रिटेन से आजादी चाहिए। जब उनको आजादी मिल गई थी, तब उन्होंने एक कॉमन एग्रीमेंट से बनाया एक देश जिसको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसा मत समझना कि फर्स्ट डे से ही अमेरिका के पास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 50 राज्य थे। धीरे धीरे करके जिसने भी विलिंगनेस दिखाई आसपास के रीजन्स ने, हम आपको ज्वाइन कर लें, हम आपको ज्वाइन कर लें, हम आपको ज्वाइन कर लें, तो वो एक एग्रीमेंट के तहत ये सारे के सारे यूनाइटेड है। उनकी जो फेडरेशन है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एन एग्रीमेंट। लेकिन भारत
भारत की फेडरेशन, भारत के जो राज्य जो कि इंडिया को एक छवि देते हैं इंडिया एज अ यूनियन की, क्या ये किसी एग्रीमेंट से आए हैं क्या? नहीं। तो इन लोगों को अपनी आजादी मिली 13 अमेरिकन कॉलोनीज को। ये वाले क्वेश्चन जो नॉन यूपीएससी एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं आपको। कितनी अमेरिकन कॉलोनीज इनिशियली लड़ी थी ब्रिटेन के अगेंस्ट आज़ादी को प्राप्त करने के लिए? द आंसर इज 13। और कॉमन एनिमी कौन था उनका? ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी उनको। काफ़ी लोग तो ये भी नहीं जानते कि अमेरिका भी किसी टाइम पर गुलाम था। आज क्योंकि उसके यूनिपोलर स्टेटस को देखते हुए वर्ल्ड में उनको ये लगता है कि अमेरिका तो शुरू से ही मतलब वर्चस्वधारी देश था, उसको तो कौन ही गुलाम बना सकता है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिका भी बंदी था ब्रिटेन के अंडर, ठीक है। और इस वॉर को क्या बोलते हैं हम लोग? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फ्रांस ने उस टाइम पर हेल्प करी थी अमेरिकन कॉलोनीज की आजादी प्राप्त करने के लिए। अब जब ये वाहवाही बटोर ली इसने अमेरिका की मदद करते हुए, तो चलो भाई वाहवाही तो तुमने बटोर ली, पैसा लेकिन फिर भी खर्च हुआ। अब ये सारे के सारे वॉर जो फ्रांस लड़ रहा था, ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की हम लोग बात करें, फ्रांस के अंदर एक टाइम पर एक करेंसी चलती थी 1794 तक। एक करेंसी चलती थी जिसका नाम था लेवर। यहां पे इमेज दे सकते हो लेवर की, और यहां पर एक ईयर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से इसकी तरफ गौर फरमाओ, 1793, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 1793। क्योंकि 1794 में ये क्या हो गई? डिसकंटिन्यू हो गई। ये एक यूनिट ऑफ करेंसी थी जो कि फ्रांस के अंदर चलती थी, ठीक है। ये भी किसी भी नॉन यूपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स में आ सकता है आपको स्टेटमेंट बनकर या फैक्चुअल एक क्वेश्चन बनकर, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर जब लुई 16 राजा था तो फ्रांस के अंदर कौन सी करेंसी चलती थी, ठीक है। क्योंकि बाकी स्टेट कमीशंस को बहुत पसंद होता है एनसीईआरटी के डेप्थ में जाकर क्वेश्चंस को फ्रेम करना। तो मोर देन अ बिलियन लेवर्स, इतना कर्जा चढ़ चुका था फ्रांस के ऊपर, ठीक है। और टोटल जो कर्जा था वो 2 बिलियन लेवर का हो चुका था। पहले से और भी तंगी चल रही थी, और जब इसने वाहवाहियां बटोरने के लिए और ज्यादा वॉर को फाइनेंस करा, अमेरिकन कॉलोनीज 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद करी, तो टोटल कर्जा जो फ्रांस के सर पर तलवार की तरह मंडरा रहा था वो था 2 बिलियन लेवर। फ्रांस क्या कर रहा था? दूसरे देशों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था, हमारी हेल्प कर दो, हमें पैसे की नीड है, हमें ज़रूरत है, हम आपको वापस कर देंगे। लेकिन फ्रांस की छवि जो थी, जो इमेज थी, वो इतनी खराब हो चुकी थी, इतनी बद से बदतर हो चुकी थी कि फ्रांस को कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। अभी तक जो लेंडर्स थे, जो भी कर्जा देते थे फ्रांस की सरकार को, फ्रांस के राजा को, ठीक है, अब उन्होंने बोला भाई साहब आपको हम लोन देंगे, लेकिन अब आपको लोन कैसे भी करके किसी भी प्रकार के गुडविल के बेसिस पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको देना पड़ेगा हमें ब्याज। कितना ब्याज? 10% का। ये 10% वाली लाइन दोस्तों याद रखना, एग्जाम्स में आ सकती है, पूछी जा सकती है। आपको लगेगा ये बहुत ही कैजुअल चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, लेकिन यू कैन सेव योर 2 मार्क इन प्रीलिम्स क्वेश्चन। ऐसी चीज़ें याद रखना, क्योंकि हिस्ट्री के साथ क्या होता है, एग्जामिनर्स का जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, इतने साल से वो पेपर बना रहे तो वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है। तो स्टूडेंट्स को तंग करने के लिए, कोई एक नया एलिमेंट ऑफ फ्लेवर डालने के लिए वो ऐसे एनसीईआरटी से निकाल लेते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स, ठीक है। 10% उन्होंने अब लोन पर ब्याज चार्ज करना स्टार्ट करा। लेकिन अब फ्रांस की सरकार की हालत को समझो। अब सरकार तो कहने के लिए वैसे तो सब कुछ राजा का ही है। फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट, जो उसके पास पूरा का पूरा बजट था, वो उनका बजट का मेजर हिस्सा सिर्फ ब्याज देने में चला जाता था, क्योंकि अब लेंडर्स 10% ब्याज चार्ज कर रहे थे। समझ पा रहे हो? कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, लाइक आर्मी को मेंटेन करना,
इस एक्स्ट्रा वेकेंट कोर्ट को मेंटेन करना जिसमें फिजूल खर्ची होती थी, वर्सेलीज पैलेस का कोर्ट, पूरे का पूरा वर्सेलीज पैलेस, ठीक है। बड़े सारे सरकारी दफ्तर, प्रशासनिक अधिकारी भी होते थे, यूनिवर्सिटीज़ चलती थी जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड होती थी। सरकार ने सोचा एक काम करते हैं, आम आदमी के ऊपर जो टैक्स है उसकी दरें जो है वो बढ़ा देते हैं। जनता पहले ही बहुत ज्यादा लाचार और बेचार है और किसी की मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए। इतना किसी को मत उकसाओ कि वो सड़कों पर आकर अपनी जान की परवाह किए बिना क्रांति करने को या आग बबूला होकर सरकारी बिल्डिंगों को जलाने के लिए मजबूर हो जाए। दिस इज वन ऑफ द रीजन टैक्स का बर्डन जब बढ़ा। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था रोटी तक महंगी हो गई, हाइपर इन्फ्लेशन एक टाइम पर आएगी। वो तो चलो एक ऐसा था कि मूवी की कहानी स्टार्ट होने से पहले आपको पूरा का पूरा एक फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है, लेकिन आप आने वाली क्लासेस के अंदर इस चैप्टर के अंदर जानोगे कि ब्रेड के प्राइसेस बढ़े, हाइपर इन्फ्लेशन आई, आम आदमी के लिए कॉमन चीज़ें महंगी हो गई। अभी मैं इस लेक्चर में आपको जैसे तम्बाकू और नमक के बारे में बताऊंगा, इसका भी बर्डन लोगों के ऊपर पटका गया, ठीक है। तो स्टेट वॉज फोर्स, सरकार, अब देखो आपको लग रहा होगा कि यहां पर मजबूर है, लेकिन वही है ना, इंसान जब प्रेजेंट टाइम में कर्म करते चलता है तो उसको यकीन नहीं आता कि कर्मा खेलेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लुई 16 के जो बाप दादा थे, जो इनके पूर्वज थे, कितना खर्चा करते चले गए, वो शानो शौकत जिंदगी जीने वाली आदत पड़ गई। जब भट्टा बैठा तो उस आदत को छोड़ना मतलब एक आदत को छोड़ना मुश्किल हो गया इनके लिए। उतना पैसा नहीं है, और अभी तक गुडविल पे जो लोग लोन देते थे, जो कंट्रीज लोन देती थी, वो 10% ब्याज ले रही हैं। प्लस ये सब चीजें मेंटेन करना छोड़ नहीं सकते, और दिमाग क्या लगाया जा रहा है, सारे रास्ते बंद है, तो भाई साहब कहां से आएगा पैसा, आम आदमी को निचोड़ कर वसूलो। कैसे? फोर्सफुली नहीं, फोर्सफुली वसूलेंगे तो भाई जनता सड़कों पर आएगी, उसको शांत करने के लिए और पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन, आर्मी, इनको हमें सड़कों पर लाना पड़ेगा जनता को रोकने के लिए, जनता के आक्रोश, जनता के गुस्से को रोकने के लिए। इन्होंने क्या टैक्स बढ़ा देते हैं। लेकिन आप ये चीज देखो, टैक्स इन्होंने बढ़ाया, लुई 16 और उसकी सरकार ने टैक्स बढ़ाया, टैक्स से पैसा आया, लेकिन वो पैसा भी पर्याप्त नहीं था कि फ्रांस की सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ ऑफिसेस, लॉ कोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज, आर्मी, ये सब कुछ मेंटेन हो सके। इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइज, ये भी काफी नहीं था। अब सबसे खतरनाक जो चीज थी फ्रांस के अंदर, दैट वाज एस्टेट सिस्टम, ठीक है, दैट वाज एस्टेट सिस्टम। आप इसको एक प्रकार से एक डिवीजन सिस्टम मान सकते हो, जो कि फ्रांस में चलता था। इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये, बिल्कुल बेसिक लेवल से। फ्रांस की जो सोसाइटी थी 18वीं शताब्दी के अंदर, वो 3 एस्टेट्स में डिवाइड होती थी, यानी कि 3 लेवल्स में डिवाइड होती थी। फर्स्ट एस्टेट में कौन है? क्लर्जी। क्लर्जी वो पर्सन जो कि चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, चर्च के पादरी वगैरह, फादर, नन्स, मंक्स वगैरह, ये सब मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है क्लर्जी आपके लिए। ग्रुप ऑफ पर्संस इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। दूसरा, नोबिलिटी, राजा की राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, उसके नुमाइंदे। और यूरोपियन देशों के अंदर आप एक चीज बहुत भली भांति तरीके से जानते हो, ये चीज
एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी जब हम पढ़ते हैं हमें देखने को मिलती है कि जो पुजारी होता था, जो पंडित होता था, वो राजा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था और राजा को बहुत ज़रूरत होती थी। मैं अभी इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। राजा को बहुत ज़रूरत होती थी कि जो पुजारी है, जो पंडित है, जिसको मैंने हवन वगैरह करने बुला रखा है, वो जनता के सामने मेरे रूल को सैंक्शन करवा दे कि ये तो भगवान के द्वारा भेजे गए अवतार हैं, आप इनको भगवान ही समझो, इनके ऑर्डर की तौहीन करना यानी कि भगवान की तौहीन करने के बराबर होगा। सिमिलर सिस्टम यूरोप के अंदर भी चलता था। चर्च पूरे के पूरे एस्टेट सिस्टम के स्ट्रक्चर में सबसे टॉप पर आता था। उसके बाद राजा के मंत्री वगैरह, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, ये सब लोग वो आते थे, नोबल्स, नोबिलिटी। और थर्ड स्टेट के अंदर आपको 3 सब डिविजन देखने को मिलेंगी। कैटेगरी ए, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। कैटेगरी बी, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। एंड कैटेगरी सी, छोटे मजले किसान, लैंडलेस लेबरर्स और नौकर, सर्वेंट्स। ऐसे करके ये फ्रांस के अंदर 18वीं सेंचुरी के अंदर ये पूरी की पूरी डिवीजन थी सोसाइटी की। ये सोसाइटल स्ट्रक्चर था, इसको भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स है, ये एक फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था जो कि मिडिल एजेस से चला आ रहा था फ्रांस के अंदर। अब फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या? देखो, एक होगा राजा, राजा और कुछ और लोग मिलकर क्या कहलाएंगे? रूलर्स। और इनकी संख्या काफी कम होगी क्योंकि जो रूल करता है उसकी संख्या कम होती है एज कंपेयर टू दोज हु आर बीइंग रूल्ड। ये तो आप चीज समझते ही होगे। भारत के अंदर सरकार के आदमी जाता है या फिर पूरी भारत की आबादी जाता है? ऑब्वियस ही बात है, भारत की आबादी। तो ये एक फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था जहां पर कुछ लोग तो रूलर्स थे और कुछ लोग जो थे वो रूल्ड होते थे इन रूलर्स के द्वारा। और फ्यूडल सिस्टम एक प्रकार का मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, आप इनको रिच लैंडलॉर्ड्स कह सकते हो, या फिर भारत के अंदर जो आगे चलकर आपको देखने को मिलता है आप इनको उनसे कंपेयर कर सकते हो, जमींदार्स। जैसे वो शोषण करते थे जमींदार्स भारत के अंदर छोटे और मझले किसानों का, ऐसे ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे ये शोषण करते थे पीजेंट्स का, आर्टिसंस का, लैंडलेस लेबरर्स का और सर्वेंट्स का। और फ्रांस के अंदर जब हम बोलते हैं ओल्ड रिजीम, तो ओल्ड रिजीम मतलब फ्रांस की वो सोसाइटी, वो समाज और वो इंस्टीट्यूशंस जो कि 1789 से पहले हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब जो किसान वर्ग के जो लोग थे वो पूरी फ्रांस की आबादी का 90% पार्ट थे। और इस 90% जो किसानी पॉपुलेशन की हम लोग बात करें तो ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड, जिस पर वो खेत पर किसानी करते थे। गिने चुने ही कुछ किसान इस 90% में से ऐसे थे जिनके पास लैंड था, वो लैंड के ओनर्स थे। 60% जो जमीन थी फ्रांस के अंदर इट वॉज ओन्ड बाय नोबल्स, राजा के मंत्री वगैरह, राजा के चहीते या राजा जिनको सपोर्ट करते थे, बिग लैंडलॉर्ड्स, रिच लैंडलॉर्ड्स, चर्च यानी कि क्लर्जी वगैरह, फादर्स और इनके पास रहती थी, और दूसरे रिच मेंबर्स जो कि थर्ड स्टेट के थे। और कौन दिख रहा है आपको रिच मेंबर्स थर्ड स्टेट के? ये वाले लोग। मतलब विद इन थर्ड स्टेट भी आपको 3 कैटेगरीज की डिवीजन देखने को मिली ना। ऐसा नहीं था कि थर्ड स्टेट के सारे लोग परेशान थे ये 2 कैटेगरी के लोग, ये तो बहुत मजे कर रहे थे।
बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स और लॉयर्स, इनके पास अलॉन्ग विद नोबल्स एंड चर्च 60% फ्रांस की जमीन इनके पास थी। जो पहले दो एस्टेट सिस्टम के जो मेंबर्स हैं, कौन? नोबिलिटी और क्लर्जी। क्लर्जी कौन? जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि चर्च के फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, एनी पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद चर्च। एंड नोबिलिटी, इनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलती थी, और वो प्रिविलेजेस बाय बर्थ डिटरमाइन होती थी फ्रांस के अंदर। अगर आप किसी नोबल के बेटे या बेटी हो, किसी क्लर्जी के बेटे या बेटी हो, तो आपको जो है हमेशा टॉप का ओहदा मिलेगा क्लर्जी और नोबिलिटी को। और ये पर्सन कौन है? ये पर्सन देखो हाथ में क्या लिया हुआ है, एक फावड़ा। ये पर्सन है पीसेंट, ये पर्सन है सर्वेंट, ये पर्सन है लैंडलेस लेबरर। इनकी हालत बहुत कमजोर हुआ करती थी, बहुत दुखद हुआ करती थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी हैं, इनको ना एग्जेम्पशन मिलती थी, एक छूट मिलती थी कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दे आर बीइंग एग्जेम्प्टेड टू पे द टैक्सेस, इनको छूट मिलती थी कि टैक्स मत भरो। नोबल्स जो हैं, इनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलती थी कि बाय बर्थ इनके बच्चों को भी जमीन मिलेगी जो इनके पास है, और राजा से सौदेबाजी भी होती थी, तो जमीन बहुत थी इनके नाम पर। ठीक है। जो किसान थे फ्रांस के अंदर, जो पुअर पीजेंट से छोटे मजले किसान थे, जो भी थे, उनकी खेती बाड़ी करने से जो भी पैसा आता था वो डायरेक्टली इनकी जेबों में जाता था, क्लर्जी और नोबिलिटी की जेबों में। ये उनसे एक्सट्रैक्ट करते थे, नोबल्स उनसे एक्सट्रैक्ट करते थे फ्यूडल ड्यूज, यानी कि मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। एक क्लर्जी को और एक नोबल को एक फिक्स्ड एग्रीकल्चर लैंड मिलता था। जनरेशन बाय जनरेशन ये बढ़ भी सकता है, लेकिन ये लैंड है इनका। अब इस पे जितने भी किसान, छोटे मजले किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं, अब क्योंकि ये फ्रांस के राजा ने इनको दे रखा है कि ये तुम्हारा लैंड है, कुल मिलाकर ये तुम्हारा डोमेन है, इनका डोमेन है, ये इनका डोमेन है। इस पे जितने भी पीजेंट्स काम कर रहे हैं, दे वर ऑब्लाइज टू गिव फ्यूडल ड्यूज, और ये वसूलते थे छोटे मजले किसानों से ये फ्यूडल ड्यूज, ये पैसे। और 1774 से पहले जो पैसा चलता था फ्रांस के अंदर, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, उस करेंसी का नाम था लेवर, जो कि बाद में डिसकंटिन्यू हो गई थी 1794 में। ठीक है। इसके अलावा पीजेंट्स की हालत कितनी बद से बदतर हो सकती है, इस बेचारे को देख लो। ये इसका जो बोझ है, ये अपनी पीठ पर कैसे बोझ लिया हुआ है नोबिलिटी और क्लर्जी का। तो पीजेंट्स की हालत कितनी बद से बदतर होती थी, ये आप इस बात से समझ सकते हो। दे वर ऑब्लाइज्ड, यहां पर किसी प्रकार की इनके पास विलिंगनेस नहीं है, इनको करना ही करना है, सर्विसेज देनी है टू लॉर्ड। कौन? लैंडलॉर्ड। उसके घर में काम करना है, उसके खेतों पे काम करना है। और बहुत बार देश में, जैसे फ्रांस ने इतने सारे वॉर फाइनेंस करे, वो करे, अब
यूरोपियन देशों की आप जानते ही हो जनसंख्या कुछ ज़्यादा थोड़ी ना रहती है। तो जब फोर्स रिक्रूटमेंट चलेगी देश के अंदर तो किसानों को आर्मी में भी सर्व करना पड़ेगा कंपलसरी तौर पर, कंपलसरी तौर पर। और जब देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलेंगी लाइक रोड बिल्डिंग वगैरह, तब भी इनको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता था। अब चर्च जो था उसकी उसकी बदसलूकी या उसका बर्डन छोटे मझले किसानों पर, सर्वेंट्स पर, आर्टिसंस पर कितना पड़ सकता था ये आपने देख लिया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बातें कुछ और भी हैं करने को। चर्च जो था उसको फ्रांस के तख्त पर बैठे हुए राजाओं ने बहुत साल पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, चर्च और किंग की अथॉरिटी साथ साथ ही चलेगी। आपको हिस्ट्री पढ़ते हुए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए ऐसा अगर लगता है कि राजा सुप्रीम अथॉरिटी होती थी तो आप गलत हो। यूरोपियन देशों में बहुत साल तक चर्च के बिना राजा भी अपना पत्ता नहीं हिला सकता था। चर्च के पास अथॉरिटी थी, ये राइट था कि वो अपने एक शेयर ऑफ टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते थे। ये टर्म दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार के टैक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में, टिथीस एंड टैली। दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना। टिथी एक वो टैक्स होता था विच वॉज लिवाइड बाय द चर्च। कैसा टैक्स है भाई ये, कैसे देना किसको पड़ेगा ये? जो भी पीजेंट्स, ये पीजेंट से लिया जाता था, जो भी पीजेंट्स खेती बाड़ी कर रहे हैं उनका जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा हुआ है उसका 1/10 शेयर इनको पहुंचाना पड़ेगा चर्च को। यानी कि ये जो टैक्स था ये पैसों की फॉर्मेट में नहीं था। जो भी खेती बाड़ी हुई है, हार्वेस्टिंग हुई है, जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां, कुछ भी किसान ने उगाया है, 1/10 प्रोड्यूस हर एक किसान चर्च को पहुंचाएगा। ये शुरू शुरू में पीजेंट्स ही लिया जाता था एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। ठीक है। अब जो स्टेट को टैक्स पे करना होता था, ये तो चर्च वाला टैक्स हो गया ना, ये वाला जो चर्च को टैक्स कौन दे रहा है? पीजेंट दे रहे हैं। शुरू शुरू में पीजेंट्स को टैक्स देना पड़ रहा है 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसको हम कह रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं? टिथीस। चर्च लेवाई कर रहा है, किस फॉर्म में है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फॉर्म में है, एग्रीकल्चर हार्वेस्ट की फॉर्म में है। 1/10 किसानों से लिया जाएगा। और बाकी सारे जो मेंबर्स हैं थर्ड स्टेट के, आप सिर्फ पहली कैटेगरी को छोड़ दो, बात करो यहां पर कैटेगरी बी और सी की, पीजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं, लिखने में गलती मत कर देना, कहीं इधर की बातें उधर कर दो। ये एस्टेट सिस्टम 3 लेवल का, 3 एस्टेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फ्रांस की सोसाइटी में। ये चेंज होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, इसलिए आपको पहले ये बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बाकी सबको जो स्टेट, नेशन स्टेट, उसको टैक्स देना पड़ता था। तिथि कहां पर जा रहा है? चर्च के पास। नेशन स्टेट वाले यानी कि सरकार को, राजा को डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। उस डायरेक्ट टैक्स को फ्रांस में कहते थे टैली, अ टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। इसके अलावा बड़े सारे प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो भी लिवाई करे जाते थे उन आर्टिकल्स पर जो कि डेली कंजम्पशन के लिए हुआ करते थे, जैसे नमक और टोबैको। अब टोबैको लोग अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। च्यू करने के लिए, जिसको आप तम्बाकू कहते हो, स्मोक करने के लिए थ्रू दिस ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं स्मोकिंग पाइप, इसके अंदर आप टोबैको को भरो, ठीक है, और उसको जलाओ और फिर यहाँ से फूको। वो सिगरेट्स की फॉर्म में हो सकता है, सिगार्स की फॉर्म में हो सकता है, बीड़ी की फॉर्म में हो सकता है, चिल्लम की फॉर्म में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है।
तो ये आर्टिकल्स ऑफ डेली कंजम्पशन होते थे। भाई नमक तो एक एसेंशियल चीज़ है ही, भारत के अंदर भी आप नमक आंदोलन को, सॉल्ट सत्याग्रह को तो जानते ही हो, है ना। लेकिन इंडायरेक्ट टैक्सेस जब इन डेली आइटम्स जो लोग यूज़ करते थे इनके ऊपर लगाना शुरू हुए, जब फ्रांस की सरकार, राजा, प्रशासन, तो जनता का जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा उमड़ उमड़ कर आने लगा सामने। और जो बर्डन था, सबसे दुखद बात, लोगों को क्या लगता था, लोगों को फील होता था यहाँ पर एक इम्बैलेंस और एक डिस्क्रिमिनेशन का स्ट्रक्चर, कि जो भी एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करा जा रहा है राज्य के द्वारा, राजा के द्वारा, सरकार के द्वारा, टैक्सेस की फॉर्म में, उसका बर्डन सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट ही भुगत रहा है। और थर्ड एस्टेट में भी कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी, peasants, artisans, small peasants, landless laborers and servants, not big businessmen, merchants, court officials and lawyers। ठीक है, कोई भी डाउट आपका यहां तक समझ में आई? फ्रांस की सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, इस मटेरियल को दोस्तों अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए कंप्लीट चैप्टर की, कोई से भी सब्जेक्ट की, तो ये क्यूआर कोड है, 21 रुपीज़ यू नीड टू पे, यू नीड टू स्कैन द क्यूआर कोड, कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस। इस नंबर पर, जिस पर टेलीग्राम भी है और व्हाट्सएप भी है, आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हमने पीपीटी भेज दी है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के, कौन से चैप्टर की आपको पीपीटी चाहिए, पर चैप्टर 21 रुपीज़ है, और वो पीपीटी डायरेक्टली आपको सेंड हो जाएगी। ठीक है, ट्रू IAS एंड PCS की टीम ने ये बना रखी है पीपीटीज़, ये मटेरियल आपको PDF की फॉर्म में पूरा का पूरा सेंड कर दिया जाएगा। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।